हेलो दोस्तों ये जीडीसी का 2013 का पेपर है ज्योग्राफी का। तो इस पेपर को जब मैं सॉल्व कर रहा था तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। और ना रिपीटेड सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हुए हैं, बल्कि जो यूपी पीसीएस जीएस यहाँ से भी कई क्वेश्चन आए हैं इसमें। ठीक, तो यूपी पीसीएस के ना सिर्फ जीएस के क्वेश्चन है, बल्कि यूपी पीसीएस जो पहले कराता था ऑप्शनल पे पेपर, तो उस ऑप्शनल के जो पीवाई क्यू उससे भी इसमें पेपर लिए गए हैं। तो मैं कह रहा था आपसे, पीवाई क्यू अगर करते हो आप लोग इसके तो इनफ हैं। तो पीवाई क्यू करने के लिए यूपी पीसीएस के जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसके पीवाई क्यू करने, और जीएस के इसके पीवाई क्यू करने, तो काफ़ी क्वेश्चन उससे इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आपकी जो नॉलेज है वो प्लस नेगेटिव मार्किंग जो है ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके प्री निकलवाने में, बशर्ते कि आपको जितना पढ़ा हो ठीक ठाक आता हो। और निगेटिव मार्किंग के जो उससे आप डरे ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। ठीक है, अगर आप इससे डर के इससे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे ठीक ठाक तो ये आपको बाहर कर देगी। और निगेटिव मार्किंग की सबसे अच्छी खास बात ये होती है, जो सीरियस पढ़ने वाले होते हैं, जो जितना पढ़ा है उनने अच्छा पढ़ा है, उनको बहुत बेनिफिट देती है, तुक्केबाजों को सबको बाहर कर देती है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगर एनर्जी बचती है तो संजय सिंह की ज्योग्राफी की एक संजय सिंह क्रॉनिकल करके एक ज्योग्राफी की बुक आती है, उसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है? गर्म शीतोष्ण जलवायु तो मध्य अमेरिका है, यहाँ पर कौन सी डेजर्ट वाली जलवायु पाई जाती है? सॉरी, डेजर्ट नहीं, ये विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। अगर अमेरिका का मैप देखेंगे हम लोग तो कुछ इस टाइप से है ना। तो ये जो रीज़न है इसका, ये वाला, यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। डेजर्ट की अगर बात करेंगे अमेरिका में, तो मैक्सिको और ये यूएसए के जो बॉर्डर जिस एरिया में लगता है वहाँ पर डेजर्ट वाली जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण जलवायु 4 प्रकार की होती है, देख लीजिए। CWA, CS भूमध्यसागरीय होती है। आर्द्रपोष्ण जलवायु CFA, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल तापवास एडियाबेटिक रेट और शुष्क स्थिरोष्म ह्रास दर यानी ड्राई एडियाबेटिक रेट से अधिक होती है, तो ये वायुमंडल में उत्पन्न करती है, इंस्टेबिलिटी आती है। नॉर्मल लैप्स रेट जब होता है, नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है? 1000 फीट पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर से जब हवा के टेम्परेचर में कमी आती है। ठीक है, तो वो नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है। तो जैसे ही जब ये जो होता है नॉर्मल एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये अधिक होता है किससे? ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से। तो क्या होता है, मौसम में इनस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि इन दोनों का जो तापमान में गिरने का अंतर है वो बिल्कुल अलग होता है। पहली बात तो ये जाने कि एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, ये है ना। तो जब हवा ऊपर उठती है तो ना ही इंटरनल कारणों से ना ही एक्सटर्नल कारणों से ये प्रभावित होती है, और बल्कि इसके अंदर जो जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, उससे इसके तापमान में परिवर्तन आता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लैप्स रेट में एडियाबेटिक लैप्स रेट इसको बोलते हैं। तो मोटा मोटा ये कह रहा है, अगर कोई शुष्क सूखी हवा है, अगर वो उठ रही है तो क्या उससे वायुमंडल में क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, इनस्टेबिलिटी आएगी। तो जब सूखी हवा तेज़ी से उठेगी तो तेज़ी से वो ठंडी होगी और वायुमंडल में इनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन बेलावर्ती पैलेजिक समुद्री निक्षेप है? तो पिछले वाले उसमें वीडियो में हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक किया था ये, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। तो ये तीनों ही पैलेजिक डिपॉजिट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 300 से 1000 मीटर की गहराई में जल के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है? जल के घनत्व जो है ना, इसको किससे मेज़र करते हैं? पाइक्नोक्लाइन, इससे किया जाता है। ठीक है, हेलोक्लाइन का होता है, हेलोक्लाइन वो दिखाता है कि कहाँ तक सूर्य का जो प्रकाश है
किस गहराई तक जाता है उसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को नहीं बल्कि जो लवणता में परिवर्तन है उसको हेलोक्लाइन मेज़र करता है। पाइक्नोक्लाइन क्या करता है, घनत्व में परिवर्तन को ये दर्शाता है। ठीक, आइसोक्लाइन ये रासायनिक तत्वों की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है उसको इससे मेज़र किया जाता है। और इकोक्लाइन जो जीवों की जनसंख्या है, जीवों की संख्या गतिविधियों में परिवर्तन जो होता है उसको इससे मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से महासागर की सतह पर गर्म जल एवं गहराई में ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथ यानी सर्क्यूट्स संरचना को दर्शाता है। तो कन्वेयर बेल्ट संचरण है, इसको ये ग्लोबली कन्वेयर बेल्ट संचरण है उसकी बात कर रहा है। ये ग्लोबली कन्वेयर बेल्ट संचरण क्या होता है, समुद्र में जो पानी होता है ना वो ठंडा पानी होता है, गर्म पानी होता है। तो जो ठंडा पानी होता है समुद्र के भीतरी भागों में मूवमेंट कर रहा होता है और जो गर्म पानी होता है समुद्र की सतह के ऊपर कर रहा होता है। तो जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो गर्म पानी धीरे धीरे क्या होगा, नीचे बैठता जाएगा। ठीक है, फिर जो पोल से जो इक्वेटर की तरफ समुद्री जलधाराएँ चलेंगी पानी के अंदर, ठीक है, वो ठंडी जलधारा है, जैसे जैसे वो इक्वेटर के पास आती जाएगी हल्की होकर ऊपर आती जाएगी। ठीक है, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये पूरे ग्लोबली ओशंस में ये इस तरह का मूवमेंट पानी में देखा जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट संचरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बाट्रॉस सुमेलित करना है। एल्बाट्रॉस पठार कहाँ पर ही, ये साउथर्न पैसिफिक में है ना। और टेलीग्राम पठार ये नॉर्दर्न अटलांटिक में है। एम्स्टर्डम सेंट पॉल कैटक रिज कहाँ पर है, ये हिंद महासागर में। और क्यूराइल जो गर्द है ये है नॉर्थ प्रशांत महासागर में। ठीक है, कोरल रीफ से रिलेटेड जो थ्योरी है सबडक्शन थ्योरी, ये किसने दी थी, डार्विन और डाना ने। पिछले वीडियो में हम लोग इसको भी कर चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग। प्रबल भत्ती के उत्पन्न से अवतलन सिद्धांत ये किसका है, डार्विन ने दिया था। अवतलन सिद्धांत डार्विन, स्थिर तरंग सिद्धांत मर्रे ने, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली ने दिया था। सरगैसो समुद्र की विशेषता क्या है, तो सरगैसो बेसिकली समुद्री कहाँ मिलता है, ये जो उत्तरी अमेरिका है ना, इसके महाद्वीप के जो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के पूर्व में, यानी जो ये क्षेत्र है नॉर्दर्न अटलांटिक का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है, इधर से गल्फ स्ट्रीम जा रही होती है, उधर से कनारी धारा होती है। तो यहाँ पे एक प्रतिचक्रवात वाली एक उल्टी धारा वाली स्थिति देखी है। तो यहाँ पर जो पानी होता है हाईली, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, खारा पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सरगैसो। ठीक, तो ये विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति की बात करता है। ये क्वेश्चन UPPCS के GS में भी आया है। तो ये लिखा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा गल्फ स्ट्रीम कनारी धारा के द्वारा एक प्रतिचक्रवाती क्रम पाया जाता है ना, इस तरह की वहाँ धारा पानी घूमने लगता है। यहीं पर आसपास इसका क्षेत्र में बर्मुडा ट्रायंगल है। ठीक, तो ये बेसिक सरगैसो क्या है, सरगैसो एक प्रकार की समुद्री वनस्पति है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो ये तुम्हारे उत्तर पूर्वी तट है उसके समानांतर, अगर ऑस्ट्रेलिया देखें तो अगर इस तरह देखें तो यहाँ तक पूरी ये ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ठीक है, रीफ्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कोरल रीफ क्या होती है, कोरल रीफ की विशेषताएं होती हैं कुछ, वो देख लीजिएगा आप। जैसे कितने टेम्परेचर में मिलती हैं, कौन से जो लैटिट्यूड है, कौन से अक्षांश है वहाँ पर ये पाई जाती हैं, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली कोरल रीफ क्या 3 टाइप की होती हैं, पहले तटीय रीफ, फ्रिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। जो फ्रिंग रीफ होती है ये सीधे तट के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे ये कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल, भारत का जो कोस्टल एरिया है, तो इसके कोस्टल एरिया के साथ साथ धीरे धीरे जुड़ी होगी, ये कौन सी कहलाएगी, तटीय रीफ, फ्रिंग एलिमेंट है, तट के जो कोस्ट के करीब है वो जुड़ी होती है। ठीक, दूसरी होती है बैरियर रीफ, ये तट से थोड़ी दूर होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ होती है, तट से दूर होती है, इसके बीच में। अच्छा, ये जो फ्रिंग रीफ होती है इसमें लैगून पाया जाता, नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें जो बैरियर रीफ होती है इसमें लैगून पाया जाता है। ठीक, ये काफ़ी बड़ी होती है लंबाई में। ग्रेट बैरियर रीफ को देखो, ये मतलब 1500-1600 किलोमीटर की लंबी ग्रेट बैरियर रीफ है। तीसरा होती है एटॉल, ये क्या होती है, जब एक आइलैंड होता है, आइलैंड के जब डूबने लगता है या समुद्र शिखर के चारों ओर जो डूबा हुआ पार्ट होता है लैंड, उसके चारों ओर ये बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और तो जो डूबा हुआ पार्ट होता है उसके चारों ओर ये बन जाती है,
और बीच में क्या एक लैगून जैसी स्थिति बन जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए, बोट चैनल इसमें से कौन सी टाइप की लैगून है उसमें बनती है, ठीक है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति से के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसका प्रतिपादन सर जॉर्ज एयरी ने किया था? तो नहर सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नहर सिद्धांत एयरी ने दिया था, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवल ने, संतुलन का सिद्धांत आइजक न्यूटन ने, स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर हैरिस ने, ठीक है, और जो डायनेमिक थ्योरी है ना, गतिक सिद्धांत है, लाप्लास ने दिया था। अब ये सुमेलित करने के लिए आर्थिक प्रदेश को की जो थ्योरीज है, प्रस्तावक हैं, ये कौन है? ये नेटमो ने दिया था। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन ने, ठीक। आर्थिक नियोजन प्रदेश, इसकी संकल्पना, इसके प्रतिपादक कौन थे? ये थे पी सेनगुप्ता। भारत के नियोजन प्रदेश, ये किसने दिया था? ये दिया था आर.पी. मिश्रा ने। कृषि जलवायु प्रदेश, ये दिया था भारत के योजना आयोग ने। कितने कृषि जलवायु प्रदेश थे? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमानता प्रकृति का नियम है, परंतु साथ साथ ये विकास के लिए बड़ी समस्या है। विकास के लिए क्यों बड़ी समस्या है? क्योंकि असमानता और गरीबी प्रायः सहचर्य होती हैं। ये दूसरे, असमानता गरीबी से उत्पन्न होती है। गरीबी और असमानता ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। षटकोणीय बाजार में क्षेत्र में गतिशील संतुलन की संकल्पना किसने दी थी? लॉस ने दी थी, ठीक। लॉस कौन थे? जो क्रिस्टोलर का जो सिद्धांत था, है ना, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, उसको इसने मॉडिफाइड किया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रादेशिक असंतुलन का शुद्ध मापक नहीं है, तो ये विचलन गुणांक जो है ना, डेविएशन कोफिशिएंट, ये नहीं है। बाकी लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और स्थिति, ये तीनों ही प्रादेशिक असंतुलन को माप सकते हैं। अब ये देखते हैं कि लॉरेंज वक्र और गिनी कोफिशिएंट ये क्या होता है। तो लॉरेंज वक्र और गिनी कोफिशिएंट ये दोनों ही असमानता को दिखाते हैं। जैसे लॉरेंज वक्र क्या है? ये है, ठीक है। ये जो रेखा है, ये समानता वाली रेखा, इससे जितना दूर रहेगी उतना असमान रहेगा, असमान सोसाइटी होगी, ठीक है। और गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? गिनी कोफिशिएंट जो होता है, ये इसका मापक 0 to 1 होता है। 0 का मतलब होता है कोई देश का अगर रैंक अगर 0 आ रही है तो वो क्या है, लगभग समान, उसमें समानता है, ठीक। और जिसकी रैंक 1 पे आ रही है, ठीक है, जो कोफिशिएंट 1 बन रहा है, तो उसमें पूर्णतः असमान दिखाया जाता है, ठीक। तो हमें बेसिकली इसमें इतना ही जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवास के कार्यात्मक संगठन, है ना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ए.के. फिलब्रिक ने इसने दिया था ये सिद्धांत। इन्होंने क्या किया था? 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों तथा सेवा केंद्रों के संदर्भ में क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का एक घटक नहीं? तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक। बाकी का स्थानिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण, इन सब की बात होती है, कार्यात्मक विकेंद्रीकरण की बात होती है। नेक्स्ट है, ये सुमेलित करना है। तो पहला देखते हैं, आर्थिक वृद्धि की अवस्था, ये किसने दिया था? ये रोस्टो मॉडल के अंतर्गत इसमें दिया गया था, ठीक है। बाजार क्षेत्र सिद्धांत, C.J. गॉल्पिन। तीसरा है क्रोड सीमांत प्रतिमान, ये तो खैर मैंने सुना भी नहीं है, जे फ्रीडमैन ने दिया था। संचयी उद्भावना प्रतिमान, ये जी मिंट्रॉन ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आर्थिक समन्वय के रूप में नहीं होता है? तो पुनर्रिकंस्ट्रक्शन नहीं आता, बल्कि पारस्परिकता, रिडिस्ट्रीब्यूशन और बाजार जो विनिमय है, ये आर्थिक समन्वय के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध विकासात्मक क्रिया समन्वय का रूप नहीं है। तो बाह्य अर्थव्यवस्था, इसका क्या मतलब पता नहीं। ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक्स आपने बात करी, ग्लोबल इकोनॉमिक की बात करी होगी, इंटरनल इकोनॉमी की बात सुनी होगी। बाह्य अर्थव्यवस्था, बाह्य व्यवस्था क्या है? एक प्रकार से जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे आए हैं कि आपको पर्टिकुलर किसी बुक में मतलब जल्दी इजीली मिलेंगे नहीं इनके आंसर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर इसमें आपको चारों ऑप्शन में से नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल अटैम्प्ट ना करिए। और अगर इसमें आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई एक
ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। 50% अगर कर लेते हैं इसको, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो पक्का इसको अटैम्प्ट करिएगा, कोई बिल्कुल मत चूकिएगा, ठीक है। और इवन अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं तो भी इस क्वेश्चन को कंसीडर किया था, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में चारों में से कोई भी ऑप्शन आपने कभी नहीं सुना है, ये प्रश्न सुना ही, तो इसको अटैम्प्ट ना करें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी है। तो ये आर्थिक मानव है ना, आर्थिक मानव इसका विरोधी। आर्थिक मानव कौन मानते हैं? जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के मानने वाले हैं, वो इंसान को एक क्या मानते हैं? एक आर्थिक मानव मानते हैं। आर्थिक मानव का मतलब कि इंसान, कोई भी आदमी होता है, वो अपने फ़ायदे को लेकर, किस चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा है, किस चीज़ में फ़ायदा कम है, उसको लेकर बहुत अवेयर होता है। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन वाले लोगों का मानना ये होता है। लेकिन जबकि ये मानवतावादी जो विकास है, मानवतावादी जो अप्रोच जिसका विकास हुआ था, वो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के अगेंस्ट में हुआ था। तो इन लोगों का मानना, मनुष्य क्या होता है, हमेशा आर्थिक मानव नहीं होता, हमेशा वो आर्थिक अपने जो इकोनॉमिक प्रॉफिट के ऊपर वो नहीं चल रहा होता। उसको हमेशा ये नहीं पता होता कि प्रॉफिट कहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहाँ कम होगा। वो कभी कभी अपने इमोशन से भी ड्रिवन होता है, ठीक है। अपनी इमोशन, अपने रिलेशनशिप, बहुत सारी जो सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, उनसे भी ड्रिवन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक आधार सिद्धांत रोजगार विभाजन के संदर्भ में नगरीय और प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा मौलिक एवं गैर मौलिक अर्थ प्रखंड में। ये भाई मैंने नहीं सुना है इस टाइप के क्वेश्चन, और अगर आज से आते हैं, ठीक है, देखा जाएगा इन क्वेश्चन को। तो ऐसे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे, पहली बात तो ये सभी के लिए होंगे, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं किसी ने इसके बारे में पढ़ा भी हो। अब इंग्लिश में वर्जन अगर थोड़ा इजी इससे आता है, अगर समझ में आ रहा है, तो आप ऑप्ट करिएगा इसको, नहीं तो इसको, ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ दें, ज़्यादा बेटर है। जो लघु स्तरीय नियोजन का एक अभिन्न अंग है, किसका? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, इसका एक अभिन्न अंग होता है। आगे, भारत के नियोजन प्रदेशों की सबसे की योजना में निचले गंगा मैदान को एक बृहद नियोजन प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया है। अभी ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं, भारत को जो नियोजन प्रदेश है उसमें किसने डिवाइड किया है? आरपी मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनपद स्तरीय योजना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग होती है, इसके निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य संपादित किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी होता है डेवलपमेंट का कार्यक्रम, वो डीएम जो होते हैं, डीएम सर की देखरेख में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरीय जीव कटिबंधों में से किसे प्रकाशकीय मंडल कहा जाता है? जो जहाँ तक प्रकाश जाता है उसको बोला जाता है ये एपिपेरेजी जीव मंडल। तो जो समुद्र में 200 मीटर तक का जो प्रकाश, सूरज की किरणें होती है, समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एपिपेरेजी मंडल इसको बोला जाता है ना। सनलाइट जोन भी इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है एपिपेरेजी मंडल, इसके बाद मेसोपेरेजी मंडल, जो कि होता है 200 से कितना होता है? 1000 मीटर। और 1000 से 4000 मीटर के बीच में बैथीपेरेजी मंडल आता है, ठीक। बैथी का मतलब ही होता है गहराई की तरफ। और 4000 से 6000 मीटर के बीच में एविसोपेरेजी मंडल, मतलब एविसोपेरेजी यानी वो समुद्र तल के आसपास पहुंच गए हैं। और 6000 मीटर से अधिक की जो गहराई है, खासकर जो ट्रेंच एरिया है, उसको बोलते हैं हेडल पेरेजी मंडल। ये हमेशा डार्क जोन, एक प्रकार से एक डार्क जोन जो होता है वो होता है समुद्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय पादप की संकल्पना किसने दी थी? द ऑगस्टिन डी कैंडोल, इन्होंने दी थी। आपने डी कैंडोल का नाम सुना होगा, जो कोपेन ने वो दिया था, ग्लोबल क्लाइमेट, जो तुम्हारे ना ग्लोबल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जलवायु वर्गीकरण जो दिया था कोपेन ने। तो उसमें जो एक आधार लिया था वो डी कैंडोल के द्वारा, जो वेजिटेशन का उन्होंने जो दिया था, वेजिटेशन रीजन यानी वनस्पति प्रदेशों का जो मॉडल दिया था, उसको उन्होंने एक आधार बनाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता हॉट स्पॉट से संबंधित नहीं है। तो ये विंध्यन क्षेत्र है, ये क्षेत्र नहीं है। भारत में कितने टोटल हॉट स्पॉट है? तो ये 4 है। पहला पश्चिमी घाट प्रदेश, जो कि श्रीलंका तक जाता है, मन्नार की खाड़ी वाला, ठीक। दूसरा हिमालय, जिसमें हिमालय प्रदेश हो गया, यानी पूर्वी और पश्चिमी हिमालय। तीसरा हो गया इंडो बर्मा प्रदेश, ये पूर्वोत्तर भारत की जो क्षेत्र है ना, इसको इसमें शामिल किया गया है। चौथा है सुंडरलैंड, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाला क्षेत्र है। ये क्वेश्चन भी
ज्योग्राफी ऑप्शनल में आ चुका है और जीएस में भी आता रहता है, यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है कब आया था, 2002 में आया था। और इसके तहत जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसका गठन कहाँ किया था, 2003 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में। तो ये वाले क्वेश्चन भी कई बार जीएस में पूछा जा चुका है। इसमें क्वेश्चन ये वाला है कि अगर जो जो एनिमल का जो मूवमेंट होता है ना, वहाँ से विसरण होता है, वो अगर दीर्घकालिक सूखे के कारण होता है तो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगा, ये बलात् विसरण, यानी फोर्सफुली उसको वहाँ से डिस्प्लेस किया गया है। ठीक, तो कोई भी जानवर होता है, मनुष्य होता है, वो अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर माइग्रेट होता है, डिस्प्लेस होता है, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। दीर्घकालिक सूखा ये बलात् तुम्हारे फोर्सफुली इसको डिस्प्लेस किया गया है। ऐसे इसमें देखें आप, कोई जैसे आकस्मिक घटनाएं हुई हैं ना, कोई कैलेमिटी आ गई, तो ये पर्यावरण दशाओं के कारण बाध्य होकर उसका अपने मूल स्थान को छोड़ दूसरे, तो ये पर्यावरण कारण इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, वॉर की वजह से कोई हो गया तो वॉर वाले कारण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पारिस्थितिक कर्मता यानी इकोलॉजिकल नीचे से संबंधित है, तो ये सिद्धांत उन्होंने कुछ दिए थे, प्रतिस्पर्धा निष्कासन का नियम, ये इससे संबंधित है। बाकी न्यूनतम बल, एकरूपता का नियम, इकोसोफी सिद्धांत, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तो पहली बात देख लेते हैं ये इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मैदान है, उस मैदान पर एक पेड़ है। ठीक, अब ये पेड़ उस मैदान में क्या एक की जो है की स्टोन की भूमिका निभाएगा। तो उस मैदान में जो पेड़ होगा ये की स्टोन की मतलब भूमिका, यानी प्रमुख भूमिका। अगर ये पेड़ हटा दिया है यहाँ से, तो ये क्षेत्र लगभग बर्बाद हो जाएगा। तो ये पेड़ क्या होता है, एक की स्टोन प्रजाति के रूप में होता है। ठीक, अब की स्टोन प्रजाति के रूप में तो एक पेड़ हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। ठीक, उनमें अलग अलग प्रकार की जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे पानी हो गया या तालाब हो गया, ठीक, या दूसरी जगह क्या हो गया, एक दलदली क्षेत्र हो गया। तो ये दोनों अलग क्षेत्र हैं बिल्कुल। ठीक है, इनमें पाने वाले जीव जो हैं उनमें क्या होती है, अलग अलग उनकी अलग अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं। तो इन जीवों के बीच में है ना आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही होती है संसाधनों को अधिक से अधिक पाने की। उस की स्टोन प्रजाति जो है उस पर डिपेंड, उससे अपने आप को लाभ लेने के लिए। ठीक, तो यही पारिस्थितिक नीचे कहलाता है। तो कोई भी प्रजाति है, कोई भी जीव है, उसका उस पारिस्थितिक तंत्र में क्या योगदान है, क्या उसकी भूमिका है ना, क्या वो कार्य करता है, क्या वो सेवाएं प्रदान करता है, ये क्या कहलाता है, पारिस्थितिक नीचे एक प्रकार से कहलाता है। ठीक, खास करके वो जो मैंने कीस्टोन प्रजाति बताया कि एक पारिस्थितिक में एक कीस्टोन प्रजाति, कोई भी प्रजाति कीस्टोन प्रजाति इसलिए बनती है, ये कोई पेड़ पौधा या कोई जानवर, ताकि क्योंकि उस पर वो पूरी तरह से वो क्षेत्र, वो पारिस्थितिक तंत्र उस पर डिपेंड होता है। ठीक, तो उस जीव की उस पारिस्थितिक तंत्र में क्या भूमिका, उस पेड़ की जो कीस्टोन पेड़ था, उस पेड़ की उस पूरे पारिस्थितिक तंत्र में क्या भूमिका है, वो पारिस्थितिक नीचे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र क्षेत्रों में आवास में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम क्या कहा जाता है, जल क्रमक अनुक्रम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा सुमेलित नहीं है, कोडाई कैनाल पानीली हिल में पाया जाता है, शिमला पीर पंजाल में नहीं धौलाधर श्रेणी में पाया जाता है, माउंट आबू अरावली श्रेणी में पाया जाता है, उटक मंडल नीलगिरी पर्वत में पाया जाता है। किसने जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये पॉल रीड ने किया था। ये पिछले जो 2017 वाला पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। एकरमैन द्वारा विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के विभाजन का भारत किस उसमें आता है, तो एकरमैन ने 5 रीजन दिए थे जनसंख्या संसाधन प्रदेश। ठीक है, तो भारत जो आता है वो मिस्र प्रकार या चीन प्रकार के श्रेणी में आता है। क्यों, क्योंकि भारत के जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, संसाधन थोड़े कम है, कम मात्रा में है, और उनको अभी तक एक्सप्लोर ज़्यादा किया नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला जो एकरमैन वाला क्वेश्चन है पिछले पेपर में भी आ चुका है, इसको वहाँ डिटेल से समझाया, उसको आप देख लीजिएगा। आर्थिक वर्ग और निजी संपत्ति दो प्रमुख बुराइयाँ हैं, इस टाइप के सिद्धांत जो है ना कौन देगा, ये जो मार्क्स की थ्योरी मानने वाले हैं वो लोग इस तरह का सिद्धांत देते हैं। ठीक, अनुकूल जनसंख्या प्रतिमान मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल सैंडर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कन्वर्वेशन है सन्नगर, इसकी संकल्पना किसने दी थी, गैडिस ने दी थी। सन्नगर होते क्या है, एक नगर जो होता है जब विस्तृत होते होते अपने आसपास के क्षेत्र को अपने अंतर्गत मिला लेता है,
तो उसको उसके क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सन नगर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एनसीआर रीजन, नई दिल्ली और एनसीआर रीजन में बहुत फ़र्क है। नई दिल्ली एक अपने आप में सिटी होगी, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो एनसीआर रीजन कहलाता है। कंपुंग माना अधिवास जो होते हैं परंपरागत, ये अधिवास कौन से देश में पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं। शैलों की तालचर श्रृंखला, ये मैंने पिछले उस वीडियो में पढ़ाया था। जो जो, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें दो लेयर्स में बनी, एक तो निचली लेयर जो पहले बन गई और एक ऊपरी लेयर जो बाद में बनी। निचली लेयर में कौन सी आती हैं, ये तालचर पांचीय श्रेणी जो होती हैं ये निचली लेयर में आती है, जिसका ऑप्शन हो गया बी। पिछले वीडियो में इसको समझाया, उसको देख लीजिएगा, ये इसमें लिखा है। निचले गोंडवाना क्रम की चट्टानें कौन कौन सी हैं, तालचर क्रम और पांचेत क्रम, दामुका क्रम। ऊपरी कौन सी है वो आप देख लीजिए। फिर से सकेंद्रीय वलय सिद्धांत की बात आ गई, तो ये कौन किसने दिया था, अर्नेस्ट बर्गेस ने दिया था। 5 जोन थे इसमें। पहला आंतरिक सीबीडी था, दूसरा संक्रमण पेटी, तीसरा श्रमिक लोगों के मकानों का क्षेत्र, चौथा श्रेष्ठ जो हाई इनकम वाले लोग हैं वो रहते हैं बाहर वाली पेटी में, और सबसे लास्ट वाली पेटी में जो डेली कम्यूट करते हैं वो। ये नाभिकीय ग्रामीण अधिवास किन क्षेत्रों में पाए जाते, खास करके शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, बीच में क्या होता है, कुआं वगैरह होता है, उसके चारों ओर गाँव बन जाता है, या बीच में क्या होता है, प्रधान का घर होता है, उसके चारों ओर गाँव का डेवलपमेंट होता है। तो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियर नाभिकीय ग्रामीण अधिवास शुष्क क्षेत्रों में। कौन से अधिवासों में सांस्कृतिक समरसता और एकता पाई जाती है, तो ये जितने भी सघन अधिवास हैं उनमें पाई जाती है। सघन अधिवासों का निर्माण ही एक जैसी संस्कृति और समरसता के आधार पर किया गया होता है। जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत किसने दिया था, नोटिस ने दिया था। नेक्स्ट है, किसने अपने प्रतिमान में उपभोक्ताओं के स्थानिक व्यवहार को स्थिर माना था, तो ये जो क्रिस्टोलर है इन्होंने माना था। क्रिस्टोलर ने जो सेंटर प्लेस थ्योरी दी थी, सेंटर प्लेस थ्योरी इन्होंने क्रिस्टोलर ने दी थी। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटिव जो रेवोल्यूशन के टाइम में जो भी मॉडल्स और विकसित हुई, ज़्यादातर क्या होते थे, कुछ चीज़ें इसमें आइडियल मानते थे। ऐसे ही जैसे इसमें मानते थे, इन्होंने क्या कहा, उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोग जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ये मान के चलते थे कंज्यूमर को पता होगा कि कहाँ वो वहीं जाएगा जहाँ उसको अच्छी और सस्ती जगह सामान मिलेगी, या दूसरा उसकी बहुत ज़्यादा उसको आवश्यकता होगी। तो इनका ये मान के चलते थे, उस आधार पर ये मॉडल विकसित करते थे। लेकिन जबकि जो मानवतावादी उपागम है ये सब मानते हैं कि ऐसा नहीं होता, हमेशा वो उसको सस्ती और अच्छी चीज़ मिल रही होती है, तभी वो उसकी तरफ कोई वस्तु होती है उसकी तरफ आकर्षित होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक, तो जो इकोनॉमिक मैन है उसकी संकल्पना ये सारे लोग जितने भी क्वांटिटिव रेवोल्यूशन वाले हैं सब मानते हैं। तो ये भी क्रिस्टोल भी मान के चलते हैं। ठीक, मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना ये किसने दी थी, वेरोच ने दी थी। ये क्वेश्चन इतना आया है कि यूपी पीसीएस में जो ऑप्शनल का पेपर होता था उसमें तो ये हर साल लगभग आता ही आता था। जीएस में भी 1-2 बार आ चुका है और इसमें भी आ गया ये। कौन सा वनस्पति जगत जो विश्व को सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है, तो बोरियल। बोरियल जो वनस्पति जो टैगा क्षेत्र है जो पाई जाती है वो सब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इसको परसेंटेज एरिया इसने कवर कर रखा है। और एक बहुत बड़े कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करता है। जैसे समुद्र कार्बन सिंक का काम करते हैं वैसे ये भी करता है। ये क्वेश्चन भी पीछे में पहले आ चुका है, तो अब तो ये पुराना है, इसको देखने कोई मतलब नहीं। हालांकि देख लीजिए कि जो जो सुनामी आई थी 2004 में, तो कहा कि मैंग्रोव प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी, किसके पास नहीं थी। ठीक है, मैंग्रोव किसके पास नहीं थी, तो तमिलनाडु के नागपट्टिनम के पास नहीं थे ये। कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है किसको, मानव आवास को। डिजास्टर अगर किसी चीज़ को प्रभावित कर रही है मनुष्य के जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसको प्रभावित करती है, वो उसको डिजास्टर मान लेते हैं, नेचुरल कैमिटी को। ठीक है, नहीं तो वरना नेचुरल कैमिटी तो आ ही रही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है, तो कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो जितने भी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जितनी भी एनर्जी बनाते हैं वो उसकी सकल प्राथमिक उत्पादक कहलाती है। ठीक, या सकल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाता है। और जब इसमें से वो खुद के शरीर में स्टोर कर लेते हैं उस एनर्जी को, बाकी श्वसन के द्वारा छोड़ दी जाती है, जो बचती है ना, जो उनके शरीर में स्टोर होती है ना, जो प्रोड्यूस किया हुआ उत्पादन उनके शरीर में स्टोर होता है वो कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। जो बचता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। इसका 10% ही वो अगले लेवल पर ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करने वाला, ये भाई
पहली बार ही मैंने इसमें तो ये सोजा और हार्वे के अलावा तो मैंने ज़्यादा सुनी भी नहीं है ना। लियोटार्ड के बारे में भी सुना, लेकिन ये इनकी बुक्स हैं, इनके बारे में मैंने शायद अभी तक नहीं सुना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहला जो है पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारी बुक्स जो है ना पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद आई हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम की हैं। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ द लेट कैपिटलिज्म, ये किसने इसमें दिया था? जेमसन ने। ठीक, द कंडीशन ऑफ द पोस्ट मॉडर्न, ये डी ऑर्विन दिया था। ये तो सोजा जो है बहुत बड़ी पोस्ट मॉडर्निज्म और फेमिनिज्म है ना, फेमिनिन जोग्राफी है उसकी बहुत बड़ी समर्थक रही हैं। ठीक है, तो द पोस्ट मॉडर्न जोग्राफी किसकी दी हुई है? ई सोजा। ठीक, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ये लियोटार्ड ने दी। ठीक, तो इसको भैया रट लीजिएगा, हो सकता है ये आ जाए, क्योंकि इस टाइम जो दौर चल रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म वाला चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमान विस्थापन यानी पैराडाइम शिफ्ट की शब्दावली किसने दी थी? थॉमस कोहेन ने दी थी। अब पैराडाइम शिफ्ट होता क्या है? जब एक सिद्धांत, पैराडाइम शिफ्ट सिंपली क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जब एक सिद्धांत को दूसरा सिद्धांत रिप्लेस करता है तो ये क्या कहलाता है? पैराडाइम शिफ्ट। तो ये लगातार चलता रहता है। पहले एक सिद्धांत आता है, ठीक है, लोग उसको देखते हैं, फिर उसमें कमियां निकालते हैं, कमियां इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक नए सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है, तो एक नया सिद्धांत आ जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इसको क्या बोलते हैं? पैराडाइम शिफ्ट। भूगोल में देख लीजिए, पहले एक डिस्क्रिप्टिव भूगोल आता, खाली व्याख्या करी जाती थी, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसको धीरे धीरे डिस्क्रिप्टिव भूगोल से धीरे धीरे हम लोग उसमें किस में लेके आए, उसको एक स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में हम लोग लेके आए। ठीक, फिर स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के बाद में धीरे धीरे फिर क्या आया, फिर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया, फिर उसके अगेंस्ट में जो भी व्यवहारवादी को उपागम, कल्याणकारी उपागम आए। ठीक है, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आया। तो ये जितने जैसे जैसे चेंज आते रहे, नई थ्योरी आई, नई थ्योरी में कमी आई, कमियों के बाद एक और नई थ्योरी आई, तो नई थ्योरी ने जो पुरानी वाली थ्योरी को रिप्लेस किया, उसी को क्या बोला जाता है? पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है, जैसे ये इसमें देर का सामान्य विज्ञान, फिर उसमें कुछ विसंगतियाँ आती हैं, एक फिर क्राइसिस का दौर आता है, फिर एक रेवोल्यूशन आता है, फिर एक नया प्रतिमान आता है, नई थ्योरी आती है। ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये कोहेन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैव मंडल का घटक माना था? किस पीठ ने? ये शिकागो सर्कल ने इन्होंने माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम और स्पेस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? कांट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है जो शुद्ध भूगोल है, रेन ज्योग्राफी किसने दिया था? ये दिया था बुशिंग ने। रचनात्मक भूगोल जेरामी सोब ने दिया था। ठीक है, कोरोलॉजी, क्षेत्रीय कोरोलॉजी क्या हो गया? क्षेत्रीय विवरण, जो कि किसने दिया था? हैटन ने दिया था। और एरियल डिफरेंशिएशन ये हार्टशोन ने। ठीक, ऑन्टोग्राफी ये किसकी हो गई? डेविस की हो गई। निम्नलिखित में कौन से जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया था? अल्फ्रेड हेटनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आलोचनात्मक भूगोल में से कौन स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या सामाजिक संरचना के पर बल देता है? ठीक है, तो वो क्रांतिपरक भूगोल जो है, जो रेडिकल ज्योग्राफी है वो देता है। क्रांतिपरक भूगोल 1960 के दशक में आया। ठीक, मेनली इसमें जो यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व थी यूएसए की क्लार्क यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनकी पत्रिका नाम था क्या था? एंटीपॉड। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है तो विलियम बुगी और डेविड हार्वे ने दिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, जीएस में। तो सूती वस्त्र उत्पादन केंद्रों में कौन सा जर्मनी में स्थित है? तो ये वुपरफॉल। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो जीएस में आए हैं यूपी पीसीएस में, उसको भी इसमें उठा के रख लिया गया है। तो अधिकतर क्वेश्चन जो अगर रिपीट हुए हैं वो या तो यूपी पीसीएस ऑप्शनल से हुए या जीएस से, लेकिन मैंने इसमें क्वेश्चन वो वाले रिपीट बहुत कम देखे जो या तो पीजीटी में आए हों, है ना, या हायर एजुकेशन, इनके क्वेश्चन मैंने इसमें कम ही रिपीट देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फूड
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से रिलेटेड है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या शामिल नहीं था, इसमें तिलहन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्थितिक त्रिभुज है, जो ट्रायंगुलर थ्योरी है, किससे संबंधित दी है, ये बेवर ने दी थी, इंडस्ट्रियल लोकेशन से संबंधित। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ये ट्रायंगल थ्योरी हो गई है ना। आइसोटोपेन हो गया इसमें, है ना। क्रिटिकल आइसोटोपेन कौन सा होता है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक, किसने औद्योगिकरण के स्तर के निर्धारण हेतु संयुक्त विधि का उपयोग किया था, वो थे G.F. जोन्स। नेक्स्ट है ये शिप बिल्डिंग, जो कौन कौन सी शिप बिल्डिंग कंपनी किस किस राज्य में अवस्थित है, तो गॉर्डन रिच कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो कि ये है विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में। मझगांव डॉक्स ये महाराष्ट्र में, और कोचिन डॉक्स तो पता ही केरल में है। समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की ज़रूरतें एवं आवश्यकताएं पूरी होती हैं, सामाजिक कल्याण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण करता है। विश्वद्वीप पर कंट्रोल की बात कौन करता था, हार्टलैंड थ्योरी में बात की गई थी। किसने दी, मैकेंडर ने दी थी। और रीमलैंड की थ्योरी किसने दी है, स्पाइकमैन ने दी है। स्पाइकमैन ने क्या कौन सी क्षेत्र को काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया, वो आप बताइएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया सीमाएं राज्य की त्वचा की तरह है, तो ये किसने दिया था, रेड जेल। जो भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी इस टाइप से कोई बात आती है ना, तो वो रेड जेल ही वहाँ निकलते हैं। ठीक, अब एक और पीठ वाला सवाल आ गया। तो संस्कृत परिवार है, जो कल्चरल फैमिली है, इसकी बात किसने कही थी, फ्रैंकफर्ट जो सर्कल है उसने इसकी बात करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राइब्स हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में मिलती है, फुलानी बेसिक नाइजीरिया वगैरह रीजन है वहाँ मिलती है। ठीक, मसाई पूर्वी अफ्रीका, ये तंजानिया वगैरह और कीनिया वगैरह यहाँ मिलती है। बांटू सहारा डिजर्ट में नहीं मिलते, बल्कि ये इक्वेटोरियल रीजन में मिलते हैं, नुवा सूडान में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है सौर तरंगे सुदूर संवेदन में उपयोग होती है। तो इंफ्रारेड जितनी भी होती हैं, इंफ्रारेड तरंगे जो होती हैं वो भी सुदूर संवेदन में यूज़ किया जाता है। जैसे टीवी का रिमोट होता है, सैटेलाइट इमेजनरी होती है, इसमें सबको जो इंफ्रारेड तरंगे वो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्सोड्रम कौन से प्रोजेक्शन पर की जाती है, तो मर्केटर पर की जाती है। लेक्सोड्रम क्या होते हैं, ये जैसे बनाते हैं ना प्रोजेक्शन, जो दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, इसको लेक्सोड्रम भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रमलाइन भी बोलते हैं। तो रमलाइन आ जाए, लेक्सोड्रम आ जाए, कौन से प्रोजेक्शन में मिलती हैं, ये मिलती हैं आपको मर्केटर पर। ये आप क्वेश्चन देखिएगा, UPPCS ऑप्शनल के PYQ में आपको मिल जाएगा। आइसोनोमल्स क्या होती है, जहाँ जो अलग अलग तरह का टेम्परेचर पाया जाए, तापीय विसंगति पाई जाती है, उनको उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, आइसोनोमल्स बोला जाता है। आइसोबार हो गई, समान वायुदाब वाले, आइसोहाइट जो समान वर्षा वाले क्षेत्र, आइसोनिफ ये जहाँ बर्फ़ गिरती है ना, बर्फ़ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा होती है। आइसोनिफ और आइसोनेफ इन दोनों में अंतर है। आइसोनिफ हो गया बर्फ़ से, आइसोनेफ हो गया ये हो गया बादलों से। ठीक है, आइसोथर्म हो गया समान तापमान को मिलाने वाले क्षेत्रों को इससे दर्शाते हैं। एक समांगी प्रदेश में उच्च विभिन्नता वाले प्रदेशों को प्रदर्शित किया जाता है, तो वो किससे जाता है, डेसीमेट्रिक्स के द्वारा किया जाता है। बाकी तो क्या है ये, बाकी आइसोप्लेट, कोरोप्लेट ये ज़्यादातर डेंसिटी वगैरह को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप बौन प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया था। वैसे तो कोई सा भी महाद्वीप है इस पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता, लेकिन अगर देखा जाए इन सब में भी अगर देखा जाए तो एशिया है ना, इसको ढंग से नहीं लिया जा सकता। ठीक, खास करके जो बोन प्रोजेक्शन है, जो उच्च अक्षांशों वाले महाद्वीप है उसमें थोड़े ठीक आ जाते हैं। जैसे यूरोप इसके लिए ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के भी लगभग थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा बृहद मानचित्र जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, कहाँ पाया जाता है, ये स्थलाकृतिक मानचित्रों में पाया जाता है। लॉरेंज वक्र किसको मानता है, स्थानिक असमानता को मानता है। अभी देख के आए हम लोग। नॉमिक मापक पर मापित अधिवासियों के स्वरूप को प्रदर्शित किया किससे जाता है, तो कोरोक्रोमेटिक मानचित्र से दिखाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब रिग्रेशन रेखा आरेख पर ऊपर से नीचे के ढाल पर होती है तो उसका तात्पर्य क्या होता है, ये नेगेटिव कोरिलेशन में आ जाता है। अगर ये ढाल के होती है ऊपर से नीचे की ओर नेगेटिव कोरिलेशन, और जब ये रेखा ऊपर जाए नीचे से ऊपर तो पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तकनीकों में से किसे अवस्थिति विशिष्ट आंकड़ों के मानचित्रण में उच्च परास के मानों को प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग किया था। उच्च परास यानी हाई रेंज,
तो गोलीय आरेख है ये। निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी विधि भौगोलिक प्रतिरूपों का मापक नहीं है? जो विचलन गुणांक, डेविएशन कोफिशिएंट जो है ये नहीं है। बाकी निकटतम पड़ोसी, ये प्योरली डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्शन में जो प्रोसेसिंग में ये यूज़ किया जाता है, डेटा प्रोसेसिंग में जो स्टैटिकल मेथड जो है किए जाते हैं वो है। बाकी आप देखो निकट पड़ोसी बिंदु विधि और गिनी गुणांक, सेंटोग्राफिक विधि, ये सब क्या कर रहे हैं, भौगोलिक प्रतिरूप है, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। गणितीय माध्य में सभी विचलनों का योग सदैव क्या रहता है, जीरो रहता है। कोई भी डेविएशन है, जो माध्य में कोई भी डेविएशन हो वो जीरो ही रहेगा। मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुए, दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ। तो अवस्थिति विशिष्ट आंकड़ों के मानचित्रण में उच्च परास के मानों को प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। गोलीय आरेख प्रदर्शित किया जाता है। कौन सी सांख्यिक विधि भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है? तो विचलन गुणांक वाली जो है ये नहीं है। बाकी निकटतम पड़ोसी ध्रुव, पड़ोसी बिंदु विधि, सेंट्रोग्राफिक विधि और गिनी गुणांक, ये तीनों भौगोलिक प्रतिरूप में इसको प्रयोग किया जाता है। गणितीय माध्य यानी कोई भी जो मैथमेटिकल मीन है, कोई भी मीन है, उसमें विचलन जो डेविएशन होता है, विचलन होता है, वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम, जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र यानी एरियल जो इमेजेस है इसमें प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो लैंडसेट होता है, लैंडसेट क्या है, बेसिकली सेटेलाइट है। तो जितने भी स्कैनर जो होते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सेटेलाइट में ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक। अगला, प्रसरण का माप जो गणितीय माध्य के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होता कहा जाता है, इसको विभिन्नता गुणांक कहा जाता है। बरगी बांध किस पर अवस्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित। नर्मदा नदी पर कौन कौन सी और भी है? सरदार सरोवर परियोजना, अंकुरेश्वर परियोजना ये स्थित है। तापी नदी पर क्वाई परियोजना है जो कि गुजरात में है। काकरापरा परियोजना गुजरात में ही स्थित है। महानदी पर स्थित हीराकुंड परियोजना है। ठीक है। सोन नदी पर सोन परियोजना है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जो होती है बाढ़ के मैदानों से लेकर मरुस्थल तक के क्षेत्र में एक विस्तृत क्षेत्र में कृषि होती है। क्यों? क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र में से किसे नेहाटी तथा जगतदल औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो वो ये कलकत्ता हुगली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा जो नेपाल से नहीं है? तो वो किसी कुशीनगर की नहीं मिलती है। पीलीभीत की मिलती है, बलरामपुर और श्रावस्ती, तीनों की मिलती है। तो नेपाल से मिलने वाली सीमाएं कौन कौन सी? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र मानसून की अरब सागरीय शाखा और बंगाल की शाखा कहाँ आकर मिलती है? वो छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर मिलती है। तो जो अरब शाखा है वो किससे होकर जाती है? तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी गैप, नर्मदा सतपुड़ा जो गैप है ना, ये सतपुड़ा विंध्यन गैप, इससे होकर जाती है। और दूसरा ये अरब शाखा यहाँ आती है। तो कौन से क्षेत्र में मिलती है? छोटा नागपुर क्षेत्र में ये आकर मिलती है। ठीक। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा को किस क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है? AWM। ये पिछले बार भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के स्पष्ट विभाजन के साथ संघीय व्यवस्था वाली सरकार है। ठीक है। भारत में संघवाद उन अपवार विविधताओं से जुड़ा है जो भारतीय राज्यों के अंतर्गत आती है। ये भी सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है ये मिलाना। तो सबसे पहले आता है विष्णुप्रयाग। क्रम याद कर लीजिए, सबसे पहले विष्णुप्रयाग, फिर कर्ण, रुद्र और देव। ठीक है। कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है? कर्णप्रयाग में मिल जाएगी आपके पिंडर और अलकनंदा। मतलब अगर हम विष्णुप्रयाग की बात करें तो धौलीगंगा और विष्णुगंगा मिलती हैं। कर्ण, रुद्र, देव, ये तीन याद कर लीजिए। अब कर्णप्रयाग में कौन सी मिली? पिंडर और अलकनंदा। और रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलेगी? अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा है ना। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ से मिलकर ये फिर गंगा बनती है। ठीक है। पीर पंजाब श्रेणी भाग है किसका? लघु हिमालय का। ठीक। हिस्पार हिमनद कहाँ पाया जाता है? काराकोरम ग्लेशियर जो पर्वत है ना, उसका ये ग्लेशियर है। ठीक है। सिबोक गोला दर्रा, सिबोक नहीं, सिबोक, मैं समझा ये श्योक है, श्योक नहीं, श्योक
अलग है, सिबोक दर्रा अलग है, तिस्ता नदी पर पाया जाता है। ठीक। अरेबिका और रोबेस्टा ये एक प्रकार की इसकी जो किस्में, ये कॉफ़ी की किस्में। हमको सुमेलित करना है इसे। आर्किन क्रम की जो सेल है, कौन से किसका पार्ट है? धारवाड़ क्रम का। और जो पुराण है ये विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। द्रविडियन, आर्डोविशियन और आर्यन गोंडवाना, आर्यन किस्म गोंडवाना सीरीज की चट्टानें हैं। ठीक है। तो बात करा मदुरई में थोरियम, पता नहीं मिलता नहीं मिलता, लेकिन कोल्लम में तांबा नहीं मिलता। ये कोल्लम हो गया, कोरापुट हो गया, ये जो 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 क्षेत्र है ना, केरल का तटीय क्षेत्र, ये मोनाजाइट और जो जो तुम्हारे न्यूक्लियर मटेरियल है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो कोल्लम बीच है, ये तांबा इस पर नहीं मिलेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज एवं पूर्वी पश्चिम गलियारा के मिलन बिंदु कौन से हैं? तो ये उदयपुर बता रहा है, जो कि मुझे लगता है गलत है। इसका है ग्वालियर, ये कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। पोचमपाद जो परियोजना किस पर स्थित है? गोदावरी पर स्थित है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर। नांगल परियोजना ये किस पर है? सतलज नदी पर। मैथान बराकर रिवर पर। डाफर सुमेलित नहीं है की बात करें तो डाफर गुजरात में है, कोरवा झारखंड में है, चेचू केरल में, खोंड मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, ये उड़ीसा की बात कर रहे हैं, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। कटिहार जूट उद्योग से सम्मिलित है। वर्नपुर ये तुम्हारे लोहा स्मेल्टिंग, जो लोहा आयरन इंडस्ट्री है यहाँ पे। बांसबेरिया ये भी जूट उद्योग से संबंधित है, ना कि इंजीनियरिंग उद्योग से। कोरबा एल्युमिनियम से है। ठीक। नेक्स्ट है बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य। सही बात है। राज्य के विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है, ये भी सही है, लेकिन कारण नहीं है। बिहार के पिछड़े होने का कारण कुछ और है। तो इसमें क्या होगा? इसमें बी सही होगा। आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। अरब के भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी भूगोलवेत्ता अरब का कौन सा था? इब्न बतूता। दुनिया टहल डाली थी इसने, है ना। इसकी बुक का नाम था रिहाला। सामान्य भूगोल विशेष भूगोल में डिफरेंस किसने किया था? वो वॉरेनियस ने किया था। ठीक। द्वैतवाद की संज्ञा, द्वैतवाद बेसिकली क्लियरली यहीं से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक। नेक्स्ट है कौन सा रासायनिक तत्व में कौन ओजोन क्षरण का कारण नहीं परंतु एक सुपर ग्रीन हाउस गैस है? तो वो है HFC। ये कुछ जो ओजोन का क्षरण करने वाली गैस है, ये देख लीजिएगा। CFC, हाइड्रो HCFC, मिथाइल ब्रोमाइड और हेलेंस। ठीक। मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन में निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सी तीव्र गति से पर्यावरण अवनयन के लिए उत्तरदायी? तो ये बोल रहे हैं टेलियोलॉजिकल जो टेलियोलॉजिकल अप्रोचेज है, यानी इसके अंदर एक आता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या कहता है? जो अधिकतम लोगों का अधिकतम हित की बात करता है। लेकिन मुझे लगता है संभववादी भी है, ये भी इसमें शामिल हो। क्यों? क्योंकि ये लोग संभववादी हम जानते हैं क्या मानते हैं कि प्रकृति मनुष्य की गुलाम है। ठीक है। मनुष्य उस प्रकृति में कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक। तो अब देख लीजिए, मुझे ये तो ये कह रहा है आंसर, ये भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं? तो प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और पोषी होते हैं। नगरीय आकृति में नगरीय मंडल प्रतिमान ये किसने दिया? जे बेंस ने दिया था। नेक्स्ट है जब जीव जंतु का विसरण नदी, हवा, सागर, तरंग जैसे वाहकों के द्वारा होता है तो ये कौन सा कहलाता है? निष्क्रिय विसरण। ठीक है। बलात् कौन सा हो गया? जो किसी फोर्सफुल ऐसी कंडीशन बन गई कि वहाँ से मतलब फोर्सफुली वहाँ से वो जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। तो फोर्सफुली माइग्रेशन का उदाहरण कौन सा है? बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य। ठीक है। राज्य के विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है, ये ठीक है, लेकिन इसका बिहार जो पिछड़ा राज्य है इसका कारण कुछ और है। ठीक। दूसरा है अरब भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, वो इब्न बतूता जाता है। इसकी किताब का नाम क्या है? रिहाला। सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल में सर्वप्रथम अंतर किसने किया? वॉरेनियस ने किया था। यहीं से द्वैतवाद जो है ज्योग्राफी में आ गया। अगला है रासायनिक तत्वों में से कौन से ओजोन क्षरण का कारण नहीं है परंतु एक सुपर ग्रीन हाउस गैस है? वो HFC है। ठीक।
तो जो ओजोन क्षरण वाली गैसें कौन कौन सी, CFC, HCFC, मिथाइल ब्रोमाइड और हेलेंस आदि है। ठीक। मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में निम्नलिखित उपक्रमों में कौन सी तीव्र गति से पर्यावरण अवनमन के लिए उत्तरदायी? तो ये टेलीलॉजिकल अप्रोचेस है। इसमें एक उपयोगितावाद है जो अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की बात करता है, ये उसको बता रहे हैं। संभववादी भी हो सकता है भाई, संभववादी भी तो यही कहता है ना, प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं कि प्रकृति में चेंज का मनुष्य जो चेंज ला सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये दोनों ही हो सकते हैं। ठीक। अगला है जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन से हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक। नगरीय मंडल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? जे वेंस ने। जब जीव जंतुओं का विसरण नदी, हवा, सागर, तरंग आदि जैसे वाहकों द्वारा होता है तो उसको निष्क्रिय विसरण कहा जाता है। और जो नेचुरल कैलेमिटी, युद्ध, जो वॉर वगैरह होती है, ये किस लिए? वलात, फोर्सफुली उसका जो माइग्रेशन होता है वो होता है। ठीक है। और जो मौसम की वजह से, किसी एक मौसम की वजह से एक जगह जाकर दूसरी जगह बस जाते हैं, फिर वहाँ से लौट आते हैं मौसम चेंज होने पर, तो ये मौसमी विसरण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? चैलेंजर अभियान, चार्ल्स बेवली थॉमसन ये सुमेलित है। बीगल अभियान, चार्ल्स डार्विन। बैनी ऑफ जोन किस में मिलता है? प्लेट टेक्टोनिक्स में। आइसोक्रोन क्या होता है? आइसोक्रोन जो होता है, जो समान समय को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको आइसोक्रोन बोला जाता है, समान समय को मिलाने वाली रेखा को। हिमबख्शी नदी, चिनूक को बोला जाता है। इसी को यूरोप में क्या बोला जाता है? यूरोप में जो बर्फ पिघलाने वाली हवा उसको क्या बोल दिया जाता है? फॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत किससे संबंधित? अंतःसागरीय गर्त की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये हैरियस ने दिया था। निम्नलिखित में से किसने स्थलाकृति विकास के अपने मॉडल में न्यूनतम बल के नियम का उपयोग किया था? ये है जीके गिलबर्ट ने। तो पेनी प्लेन की संज्ञा डेविस ने दी थी। ठीक है। पेडी प्लेन किसने दिया था? एलसी किंग ने। पेंक ने इंड्रम की संज्ञा दी थी और गिलबर्ट ने ग्रेट की। ये कुछ ज्वालामुखी माउंटेन है। लॉकी कहाँ पर है? लॉकी आइसलैंड में। तो वाइकिंग लोग थे, वाइकिंग लोग के जो एक गॉड थे वो लॉकी भी थे, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने आइसलैंड में लोग कौन से लोग मिलते हैं? जो वाइकिंग के जो वाइकिंग लोग हैं उनकी नस्ल के लोग मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अनसेन कहाँ मिलता है? ज्वालामुखी जापान में मिलता है। और नेवादो डेल रूज़ा ये कोलंबिया में मिलता है। ठीक है। और तंबोरा इंडोनेशिया हो गया। फिर पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ये होम्स ने दिया था। एंजेला जलप्रपात कहाँ पे? वेनेजुएला में। टोगोला कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। यूटीगार्ड मेरे ख्याल में ये है नॉर्वे। यूटीगार्ड नॉर्वे। मुताराजी जिम्बाब्वे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगो किससे रिलेटेड है? वो पैराग्लेशियल क्षेत्र से उससे संबंधित है। कोपन के जलवायु भूमध्य सागरीय किससे आती है? CS। भारत में AS जलवायु कहाँ मिलती है? ये आप देखिएगा, क्योंकि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है बारिश कब होती है? जाड़ों में होती है। भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जाड़ों में वर्षा होती है, उसको AS बोला जाता है, उसको आपको देखना है। ठीक। वर्चुअल मानसून का उदाहरण है, तो ये जो मिलता है ना, ये दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर उसको बोला जाता है मानसूनी जैसी जलवायु वाला क्षेत्र, लेकिन मानसून है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम है जिसमें सबसे ज़्यादा उसका जो एवरेज स्पीड है सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाली जो जेट स्ट्रीम है इसकी स्पीड काफ़ी पाई जाती है, इसकी ऊंचाई भी काफ़ी होती है और इसका प्रभाव क्षेत्र भी पूरे ग्लोबल रीजन में काफ़ी होता है और इसमें स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ये 2017 वाला पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। चलो, थैंक यू सो मच। और एक बात और हाँ, कि देखा इसमें मतलब इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। कहाँ से? UPPCS ऑप्शनल से और GS से। तो GS और ऑप्शनल का जो पेपर है UPPCS का वो ज़रूर कर लीजिए, खास करके ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो GS में, वो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है। और PGT और हायर एजुकेशन के रिपीटेड क्वेश्चन इसमें थोड़ा मुझे नहीं लगे। इसमें मैं हायर 2 बार हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। ठीक है। इसमें दोनों बार मैंने इंटरव्यू दिया। सिलेक्शन मेरा जो पहला वाला था उसमें 2.85 से रुक गया था। जो अभी इस टाइम जो हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम चला, इससे पहले जो हुआ था वो दिया था, और उससे पहले वाला जो दिया था, कौन सा नंबर का मेरे को याद नहीं रहा है।
तो उसमें एक तो 2.85 से मेरा सिलेक्शन रुका था और दूसरे वाले का भी मार्क्स आए नहीं है, वो मुझे पता भी नहीं है। ठीक, तो उसके क्वेश्चन में अगर देख रहा हूँ और इसके क्वेश्चन देख रहा हूँ, बहुत काफ़ी अंतर है। इसमें क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हैं, अभी तक तो इजी क्वेश्चन आए हैं, जबकि हायर एजुकेशन में क्वेश्चन आते थोड़े टफ आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन इजी हैं, जीएस से भी रिपीट किए गए हैं, ऑप्शनल जो होता था पहले उससे भी रिपीट किए गए हैं, लेकिन इसमें हायर एजुकेशन और पीजीटी वगैरह से क्वेश्चन रिपीटेड मैंने बहुत कम देखे हैं। ठीक, तो आप जो पीसीएस यूपी पीसीएस जो ऑप्शनल वाला कराता था और प्लस जीएसएस का जो होता है, इसके पेपर ज़रूर करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।